ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आ गए हैं, ऑलमोस्ट सारे बच्चे आ गए हैं। ठीक है। सो आज मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर कराऊंगी। ठीक है। कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं यहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर के। कॉन्सेप्ट भी बताते हुए चलूंगी। लेकिन ऐसा अगर है कि बिल्कुल भी एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं आता है तो वो थोड़ा सा तुम्हें प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकती है कि अगर बिल्कुल भी एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा है तो। और जितने भी तुम यहाँ पे बच्चे बैठे हो सबको ये चैप्टर करना ही करना है, क्योंकि 2 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे इससे। ठीक है, तो ये वाला चैप्टर तुम लोगों को छोड़ना नहीं है। टॉपिक मैं बता देती हूँ कौन कौन से करने हैं, तो उसके हिसाब से तुम वो टॉपिक्स कर सकते हो। लेक्चर रिकॉर्डिंग चाहिए तो वो भी मांग लेना, लेकिन प्लीज ले लिया करो, क्योंकि मुझे अपने आप नहीं पता चलेगा कि तुम्हें क्या नीड है। राइट, ये चाहिए, अगर कुछ भी चाहिए तो वो तुम्हें बोलना पड़ेगा, तभी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ। ठीक है। तो जिसके पास इसके नोट्स नहीं है वो मुझसे ले लेना, रिकॉर्डिंग ले लेना और उसको कर लेना। ठीक है। उससे पहले 2 चीजें मुझे क्लियर करनी थी। पहला और दूसरा, छोटी छोटी चीज है बट जरूरी है। कल हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन था। तो ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन का पहली बात है स्ट्रक्चर ये ठीक कर लो। मैंने वहां वो बनाया था, एसपी ये बना दिया था मैंने ना। दिस एक सेकेंड, ओ सी ओ CH3COOH, ये आपका 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड होता है। एंड दिस इज एस्पिरिन। ठीक है, पेन किलर। ऑयल ऑफ जो विंटर ग्रीन होता है वो ऑयल होता है, हालांकि वो भी एज अ पेन किलर यूज होता है। थोड़ा सा सिमिलर स्ट्रक्चर होता है बट डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे आप लोग लिख लेना, वैसे आपके नोट्स में है ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। तो उसमें ना COOCH3 होता है और OH होता है। इसका नाम है मिथाइल सैलिसिलेट। ठीक है। तो अगर आपने लिखा है तो चेंज कर लेना, नहीं लिखा है तो तुम्हारे नोट्स में लिखा ही हुआ है। इसको हम ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन कहते हैं, विंटर ग्रीन। ठीक है, ये भी एज ए एनाल्जेसिक यूज होता है बट बोथ आर डिफरेंट स्ट्रक्चर। ठीक है। एक तो ये था, उसके अलावा एक ये था, एक मैंने क्वेश्चन कराया था तुम लोगों को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। तो उसमें आपको डायमेंशन दी हुई थी। राइट, आपको एरिया दिया हुआ था ना उसका, 1 × 2 सेंटीमीटर स्क्वेयर, और बोला था कि जो ये कॉपर मेटल की रोड है वो दोनों साइड से कवरिंग की है। मान लो अगर ये कॉपर की रोड है तो इधर भी उधर भी दोनों तरफ की है। तो यहाँ सॉरी, तो अगर आप एक साइड कवरिंग कर रहे हो तो नो डाउट थिकनेस तो बढ़ेगी उसकी। अब दूसरी साइड भी कर रहे हो तो थिकनेस ज्यादा हो जाएगी उसकी। तो आपको थिकनेस कितनी दी हुई थी उसकी? 0.01 थी ना। तो क्योंकि दोनों साइड कोटिंग की है तो 2 × 0.01 इसको करना, ना कि उसको। ठीक है, एक बार चेक कर लेना तुमने क्या किया था। तो 2 होगा तो वही 2 × 2.0.01, लेकिन मैं बता रही थी कि 2 इसकी वजह से आएगा। ठीक है, तो ये 2 चीजें मेरे को क्लियर करनी थी। ठीक है, बाकी लिखा है तो ठीक है, नहीं लिखा तो देख लेना। ठीक है, अब आगे चलती हूँ मैं। ठीक है बच्चों, तो हमारा जो इससे क्वेश्चंस आते हैं, जो जेई से क्वेश्चन आते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के, वो टॉपिक सुन लो कौन कौन से हैं। एक तो क्वांटम नंबर है। अब क्वांटम नंबर में तुम्हें सब पढ़ना है। देखो वैसे तो फ्रीक्वेंटली आज का मतलब ये होता है ज्यादा टाइप के, ज्यादा फ्रीक्वेंटली कौन से क्वेश्चन आते हैं। आ तो कोई भी सकता है, मैं वो बता रही हूँ जिसने अगर मान लो पढ़ा ही नहीं है चैप्टर, लेकिन ये तो पढ़ना पड़ेगा तुम लोगों को। क्वांटम नंबर में सारे पढ़ लेना, NLMS। ठीक है, उसके अलावा रूल्स पढ़ लेना, कौन कौन से ऑफ वो रूल। ठीक है, और आपका हुन्स रूल, पोलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और आपका एक N+L रूल भी आता है। ठीक है, ये आप पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा मतलब मैं क्वेश्चंस कराऊंगी इससे रिलेटेड। उसके अलावा जो तुम्हें करना है वो पढ़ना है बोहर मॉडल।
बोहर मॉडल पूरा ही पढ़ना है, आप स्किप नहीं कर सकते हो इसमें। रेडियस कैसे निकलेगी, वेलोसिटी कैसे निकलेगी, है ना, और आपका एनर्जी कैसे निकलेगी, है ना, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगी, वो आप लोगों को निकालने आना चाहिए। उसके अलावा डी ब्रोई वेवलेंथ, ये भी आजकल पता नहीं बहुत पॉपुलर हो रखा है टॉपिक। डी ब्रोई वेवलेंथ का रिलेशन आता है विद बोहर रेडियस, ये वाला रिलेशन आप लोग पढ़ते हो, 2 पाई r इंटू एन लैम्डा। ये इस पे बहुत सवाल आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके मोस्ट पॉपुलर टॉपिक्स हैं JEE में इस चैप्टर से। तो प्लीज आप लोग 2 दिन ले लो इस चैप्टर को करने के लिए, तुम्हारी मर्जी है, 2 ले लो 3 ले लो, लेकिन ये टॉपिक जरूर करके जाना, क्योंकि बच्चों अगर हम ये भी छोड़ देंगे ना फिर हमारे नंबर ही नहीं बनेंगे, सही बताऊं तो, है ना। क्योंकि 11th को हम स्किप नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैं 11th ही करवा रही हूँ तुम लोगों को। बिकॉज अगर हम सोचे सिर्फ 12th के बेसिस पे ही चले जाएंगे हम लोग, और मान लो 12th वाले चैप्टर जो तुम करके गए उसमें से कोई डिफिकल्ट सवाल उसने फ्रेम कर दिया, तो गया क्वेश्चन गया। ठीक है, हाइजनबर्ग कर सकते हो, बट इतना भी बहुत ज्यादा सवाल नहीं आते उससे। ठीक है, कर मैं तो कहूंगी पूरा चैप्टर करो, मैं बोल क्या रही थी देर से, तुम लोग एक तो बिल्कुल ऐसे लगता है कि तुम लोग बीच में जागते हो। मैं बोल रही हूँ फ्रिक्वेंटली आज टॉपिक, अगर तुम लोगों को ज्यादा पता है कि ये ज्यादा पूछे जाते हो तुम करो, मैं तो कहती हूँ भाई पूरा चैप्टर ही पढ़ो। बट जितना मैं बोल रही हूँ उतना भी नहीं कर रहे हो भाई तुम तो, जितना मैं बोल रही हूँ उतना भी नहीं कर रहे हो। अगर उतना कर लोगे तो 9 नंबर नहीं आएंगे पेपर में। खैर, क्वेश्चन नंबर 1, मैं ट्राई करूंगी कि जो जो क्वेश्चन करवा रही हूँ उसके पीछे जो भी कॉन्सेप्ट आ रहे हैं वो सारे मैं कवर करूँ। तो मैंने यहाँ पे अराउंड 20 to 25 क्वेश्चन लिए हैं, जितने आज होंगे उतने, बाकी कल फिर कर लेंगे पीरियोडिक टेबल के साथ साथ। तो ये सबसे इजी लेवल का क्वेश्चन बनता है जो मैंने तुम्हें दिया है यहाँ पे। आपको कंपेयर करना है एनर्जीज फॉलोइंग द सेट ऑफ क्वांटम नंबर ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। देखो ऐसा क्वेश्चन आने के बहुत बहुत चांसेस है, ये मैंने तुम्हें एक सवाल दिया है यहाँ पे, ऐसे बहुत सारे सवाल तुम्हें PYQ में मिलेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे है क्या, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें एन और एल की वैल्यू दी हुई है, तुम्हें N+L रूल को यूज करना है। ये मैंने तुम्हें मॉक टेस्ट का डिस्कशन करवाते वक्त भी करवाया था। N+L रूल के बेसिस पे तुम ये बता पाते हो कि एनर्जी का ऑर्डर बता पाते हो तुम लोग, राइट। तो अगर N+L की वैल्यू जब तुम निकालोगे, जब तुम कंपैरिजन करोगे, तो जिसकी N+L की वैल्यू ज्यादा आएगी उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी, जिसकी और वाइस वर्सा कम होगी तो कम। और अगर मान लो N+L की वैल्यू जब तुम निकाल रहे हो वो सेम आ रही है, तो जो एनर्जी का ऑर्डर है वो डिपेंड करेगा N की वैल्यू पे। तो N अगर कम है एनर्जी कम हो जाएगी, और N अगर ज्यादा है तो एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे काफी बच्चे हैंड रेज कर रहे हैं। तो अगर मैं एक की बात करूं तो N+L बन रहा है इसमें 4+1 5, बी बन रहा है 4+2 6, सी में 3+1 5, डी में 3+2 5, और ई में बन रहा है 4+0। एल है बेटा, ये 1 दिख रहा होगा तुम लोगों को, 4। अब सबसे ज्यादा मुझे कहाँ पे दिख रही है वैल्यू, बी में, तो बी तो सबसे आगे आएगा। और देखो ऑप्शन एलिमिनेट करो, ठीक है। ध्यान रखना, ये भी तुम लोगों को डाउट होता है कि बड़ा और छोटा कौन है, इधर सुनो ध्यान से। 4<5 होता है, तो जिसकी तरफ ये मुंह खुला हुआ होता है ना उस साइड बड़ा वाला नंबर होता है, समझ रहे हो। ये डाउट होता है, मुझे पता है तुम लोगों को, तो प्लीज गलती मत करना इस चीज में। छोटी छोटी बातें हैं जो पता होनी चाहिए। हम लोग छोटी बेसिक बातें नहीं करते, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, और जब सामने पेपर आता है फिर क्वेश्चन होते ही नहीं है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। बी के बाद हमारी बारी आएगी 5 वाली, ये 4 होगा ना, हाँ। 5 वाली कौन सी है, एक, क्योंकि यहाँ पे एन की वैल्यू ज्यादा है तो ए आ जाएगा, फिर आपके पास डी आ जाएगा, फिर 4 वाली देखो ई आएगा, और लास्ट में क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन आएगा CEDAB, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। जितने बच्चे यहाँ पे 16 बच्चे ज्वाइन हो, प्लीज मुझे बता दो अगर ये समझ में नहीं आया है, क्योंकि फिर फिर नहीं होगा तो फिर दिक्कत होगी, फिर मान लो आ गया पेपर में तो फिर छोड़ के आ जाओगे।
हो जाएगा क्या? अनुज, सक्षम, विशाल, यस मैम। गर्व, आरुष, मनीषा, यस मैम। ठीक है, चलो डन हो गया। ये ध्यान रखना फर्स्ट कॉन्सेप्ट था, है ना, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है ना, मैं सेम टाइप की इसलिए मैंने और क्वेश्चन ले लिए, फिर बाकी वैरायटी नहीं हो पाती है। तो ये था फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन। सेकंड टाइप का क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया है काफी बार क्वांटम नंबर पे, सुन लो है क्या। देखो बेटा, जो आपके क्वांटम नंबर है ना वो 4 है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमिथल क्वांटम नंबर जिसको आप सब्सिडियरी क्वांटम नंबर भी बोलते हो, और एम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एस है आपका स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, तो ये 4 क्वांटम नंबर है। जब हमें इन 4 क्वांटम नंबर के बारे में पता चल जाता है तो हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चल जाता है। ठीक है, जो पहले 3 क्वांटम नंबर हैं वो हम लोग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से निकालते हैं। मैम हमें तो नहीं पता, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। स्पिन क्वांटम नंबर हम नहीं निकाल सकते उसे, तो पहले 3 क्वांटम नंबर आप निकाल सकते हो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो वो गंदी सी इक्वेशन नहीं है, करली साई बाय करली एक्स स्क्वायर प्लस करली साई बाय, वो गंदी सी इक्वेशन ही श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। बट लकीली उससे क्वेश्चन बहुत रेयर केस में आ जाए तो आ जाए, वरना नहीं आएगा। तो ये है। अब आपको सारी चीजें डिटेल में पता होनी चाहिए। एन हमें क्या बताता है, एल हमें सबशेल के बारे में जैसे बताता है, जो एम है मैग्नेटिक वो हमें ओरिएंटेशन के बारे में बताता है, स्पिन हमें, स्पिन प्लस हाफ माइनस हाफ होती है इलेक्ट्रॉन की। आपसे पूछा क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है। किस केस में? जब एन की वैल्यू 4 है, एमएल की वैल्यू मोड दिया हुआ है, यानी कि तुम्हें +1 वाली भी लेनी है और -1 वाली भी लेनी है, राइट। स्पिन कितनी दी हुई है? -हाफ। देखो, अगर यहाँ पे मान लो ये दो चीजें मैं नहीं देती, एमएल की वैल्यू एमएस की वैल्यू, तो क्वेश्चन तुम्हारे लिए बहुत ही, मतलब मैं बोलूंगी बहुत इजी हो जाता। सीधा तुम 2n² का फॉर्मूला लगा लेते, क्या कहते हो, है ना, ये लगा लेते ना टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर तुम्हें एमएल और एमएस का कोई झंझट ही ना होता तो तुम सीधा बोल देते कि मैम 32 होंगे। ठीक है, लेकिन अब तुम्हें कंडीशन दे दी तो ये इस अप्रोच से आप नहीं जाओगे। अपने को कैसे अप्रोच लगानी है, आओ। एन की वैल्यू 4 है, मतलब जो शेल है वो 4 है। सब शेल कितनी होंगी? 4 होंगी। कौन कौन सी? 4s, 4p, 4d, 4f। पता है ना, जितनी शेल होती है, मतलब जो शेल होती है उतना आपका सब शेल होगा। लेकिन एन और एल की वैल्यू सेम नहीं होती, ये ध्यान रखिएगा। चलो, अब आपको पता है एस में एक ही ऑर्बिटल होती है, पी में 3 होती है, डी में 5 होती है, और एफ में कितनी होती है? 7। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, यही होती है। अच्छा, एमएल की वैल्यू इसमें तो 0 ही होती है, इसमें +1 -1 होंगी दो, इसमें भी +1 -1 हमें मिलेगा, इसमें भी +1 -1 मिलेगा। यस और नो? क्लियर है इतना? मुझे बता दो अगर यहां तक समझ में नहीं आया है तो। पता है ना, एस में क्या होती है, एमएल की वैल्यू 0 होती है, पी में 3 ऑर्बिटल होती हैं, +1 -1 0, डी में 5 होती है, +2 +1 0 -1 -2, एफ में 7 होती हैं, +3 +2 +1 0 -1 -2 -3, राइट। चलो, अब उसने बोला है हमें एमएल जहां पे 1 होगा, मतलब 1 और -1, वो अपने को देखना। तो ये तो मैं हटा दूं क्योंकि यहाँ तो एमएल की वैल्यू 0 है। तो हमारे पास टोटल कितनी ऑर्बिटल मिली ऐसी? 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, टोटल कितनी है? 6। और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। तो 6 में कितने आएंगे? 12 इलेक्ट्रॉन। 12। लेकिन वो 12 इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन +हाफ होगी और दूसरे की क्या होगी? -हाफ होगी। अपने को कौन सी वाली स्पिन चाहिए? -हाफ। तो यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 6। आंसर कितना आएगा? 6। हो जाएगा? तो इसको ऐसे करना है, ठीक है। और आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं सिमिलर सा। इसमें बता देती हूँ मैं गौरव,
maximum number of orbitals which can be identified with n is equal to 0 and ml is equal to 0. n आपका 4 है, l की जो n होता है, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, जो आपका l होता है वो क्या होता है 2n माइनस 1, सॉरी n माइनस 1 होता है ना, l होता है 0 to n माइनस 1, ठीक है। तो अब यहाँ पे n क्या है आपका 4 है, तो 4 माइनस 1 कितना होगा 3, तो 3 कौन कौन सी होंगी 0 1 2 3, l की वैल्यू, हाँ या ना। अगर n आपका 4 है तो सबशेल 0 1 2 3, 0 के करस्पॉन्डिंग कौन सा है s है, 1 के करस्पॉन्डिंग p है, 2 के करस्पॉन्डिंग d है, 3 के करस्पॉन्डिंग f है, तो यहां से आता है 4s 4p 4d 4f। और मैंने यही बोला है कि n और l की वैल्यू सेम नहीं होती है, राइट। तो बस इसमें भी तुम्हें वही कॉन्सेप्ट यूज करना है, 4s 4p 4d 4f। ml की वैल्यू 0 यहाँ पे भी होगी, यहाँ पे भी होगी एक ml 0, और यहाँ पे भी होगी, और यहाँ पे भी होगी। तो ऐसे कितने और बाइटल्स अपने पास टोटल 4, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ मिलेगा, एक यहाँ, तो 4 और बाइटल्स हो जाएंगी। तो आंसर कितना आ जाएगा अपना 4। ठीक है, चलो आगे चलती हूँ। ओके, एक इस टाइप से सवाल आता है, रविंदर हो रहे हैं क्या? ट्राई कर रहा हूँ मैं। ये चैप्टर पढ़ा है आपने? हाँ जी पढ़ा तो है, अब याद नहीं है। देखो एक चीज मैं ये भी बोलूंगी आप लोगों को, अगर मैंने आपको कल बता दिया था कि ये वाला चैप्टर होगा, नहीं तो आप मेरे से पूछ लिया करो, नहीं तो प्लानर में देख लिया करो, आपको थोड़ा सा बेटा पढ़ के आना पड़ेगा, क्योंकि नो डाउट मैं यहाँ पे क्वेश्चंस के थ्रू कॉन्सेप्ट्स बता रही हूँ, डिटेल चैप्टर नहीं करा रही, तो दिक्कत आ सकती है तुम लोगों को, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा कुछ बेसिक भी पता होगा ना तो भी वो काम बन जाएगा, ठीक है। ट्राई करो, 2-3 दिन ले लेना इस चैप्टर को जिसको नहीं आता है। 4 क्वांटम नंबर ऑफ, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, एक 2024 में भी आया है, 2025 में भी आया है, क्रोमियम का शायद पूछा था उन्होंने। जैसे पोटेशियम, लीना ने की रब से फरियाद, ये सेकेंड पीरियड का है, थर्ड पीरियड का है, फोर्थ पीरियड का है ना। तो हमारा वैलेंस शेल यही होगा क्योंकि आपसे आउटर मोस्ट का ही पूछा है। तो ये आपका n की वैल्यू हो जाती है, n4 है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, s के लिए l की वैल्यू 0 हो जाएगी, और s के लिए ml की वैल्यू 0 होती है, और स्पिन क्या हो जाएगा प्लस हाफ या माइनस हाफ कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे प्लस हाफ है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड। चारों क्वांटम नंबर आपको यहाँ पे बताने थे, ठीक है। आगे चलूं, चलो नेक्स्ट। ओके, सो यहाँ पे कुछ डीजेनरेसी के बारे में क्वेश्चन पूछा है कि ऑर्बिटल जिनकी सेम एनर्जी होती है डीजेनरेट होते हैं, ये मैंने तुम्हें डी ब्लॉक सॉरी कोऑर्डिनेशन में बताया था। डीजेनरेट कौन से होते हैं आपके, आंसर मत बताओ बेटा प्लीज, आप लोग आता है तो ठीक है अपने तक रखो, है ना। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स वही होते हैं जिनकी सेम होते हैं, जैसे पी की 3 ऑर्बिटल होती है, तीनों की तीनों डीजेनरेट है, ठीक है। ऐसी डी वाली भी क्या होती है, जो 5 होती है वो डीजेनरेट होती है, जब तक लिगेंड ना हो, है ना, जब तक आपका कोई लिगेंड की प्रेजेंस में रिएक्शन ना हो, सेम एनर्जी होती है डीजेनरेट ऑर्बिटल्स की, ये तो मालूम है। उसके बाद बोल रहे हैं कि हाइड्रोजन एटम में 3p 3d आर नॉट डीजेनरेट, तो ये वाला थोड़ा कॉन्सेप्ट ना इंपॉर्टेंट है, उनको आजकल हाइड्रोजन एटम से प्यार हो गया है। देखो अगर मैं तुम्हें बोलूं फॉर हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, क्या होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होता है। तो बेटा जब भी हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन होगा तो वहां पे जो ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वाली चीजें हम लोग पढ़ते हैं वो वहां पे नहीं आती है,
ये मालूम है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वाला जो आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हो वो पढ़ते हो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, जहां पे एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, फिर वहीं आप शील्डिंग बिल्डिंग की बात करते हो, यहाँ पे नहीं करते हो आप लोग। तो जो आप ये एनर्जी का ऑर्डर पढ़ते थे ना वो वाले में कि 1s 2s 2p, वो किसके लिए पढ़ते थे? मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए पढ़ते थे, जब इलेक्ट्रॉन क्या हो अपने एक से ज्यादा हो। ओके बोलो हाँ या ना। लेकिन हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज में हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे जो एनर्जी का ऑर्डर है ना, ऑर्डर ऑफ एनर्जी, वो किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आप समझ रहे हो? सिर्फ m की वैल्यू पे डिपेंड करता है यहाँ पे। तो अगर मैं तुम्हें बोलूं 1s और 2s की मैं बात करूं, सेकेंड वाला दूर है नो डाउट, उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, बट अगर मैं बोलूं 2s और 2p की एनर्जी सेम है क्या, तो यहाँ पे सेम होगी, डिफरेंट नहीं होगी। दोनों 2s और 2p दोनों ही यहाँ पे क्या होंगे? डीजनरेट होंगे। याद रहेगी चीजें। ऐसे ही अगर मैं बोलूं 3 वाले की एनर्जी ज्यादा होगी, लेकिन 3s 3p 3d ये डीजनरेट होंगे, इनकी एनर्जी में डिफरेंस यहाँ पे नहीं होगा। ध्यान रखना, सिर्फ हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज की बात कर रही हूँ। अगर मैं 4 की बात करूं तो 4s 4p 4d 4f ये भी क्या होंगे? डीजनरेट होंगे। क्लियर है? दिस इज फॉर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। अगर मैं किसी और उसके एटम की बात करूं तो वहां पे वही चलेगा, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, है ना, जो हम ये निकालते, मतलब जो हम ऑर्डर लिखते हैं वो रहेगा, लेकिन हाइड्रोजन के लिए ये रहेगा। तो पहली बात तो ठीक थी, दूसरी बात गलत बोल दी इसने। दूसरी ने कहा कि नोट डीजनरेट है, तो ये गलत हो गया, है ना, डीजनरेट होती है, तो ये आपका गलत हो गया। तो पहला ठीक था और दूसरा, और ऐसे ऐसे कम से कम 3 से 4 सवाल 2025 में पूछे गए थे। ये तो हालांकि 2024 का है, ठीक है। वो असाइनमेंट में दूंगी ना आज, अभी क्लास के बाद, तो तुम उसमें देख लेना, आधे से ज्यादा तो यही क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे, ठीक है। चलो आगे, इनको लिखते जाओ कॉन्सेप्ट्स को, और इन्हीं को रिवाइज करते रहना बार 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 बार। आगे चलते हैं मेरा बेटा, एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वांटम नंबर से रिलेटेड है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ऑल द कंप्लीटली फिल्ड सबशेल, ये तुम ट्राई करो ना। इन ऑल द कंप्लीटली फिल्ड सबशेल हैविंग n is equal to 4 and spin is equal to +12। जिसका हो जाए हैंड रेस कर लेगा। ठीक है, बाकी 17 बच्चे हैं ना क्लास में। गर्व क्या आ रहा है? माइक अनम्यूट करके बोलो गर्व। राहुल क्या आ रहा है? मैम 16। 16। देखो वही करना है, यहाँ पे सेम काम है, 4s 4p 4d 4f, ठीक है। और पहली बात है इसमें तो देखो, वो डायरेक्ट तुम लगा सकते हो 2n², तो ये 32 हो जाएंगे, लेकिन 32 का मतलब स्पिन +½ वाली भी है -½ वाली, अभी आपको सिर्फ +½ वाली बतानी है तो 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। तो 16 इज योर आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं, तो ये कुछ क्वेश्चन थे क्वांटम नंबर पे बेस्ड। आगे चलते हैं, और भी हैं क्वांटम नंबर से, ठीक है, 2 और हैं अभी। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। तो मैं जो भी सारे कॉन्सेप्ट इसमें यूज होते हैं मैं बता देती हूँ। आपको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बताना है। देखो जो आपका एजिमुथल क्वांटम नंबर होता है ना, उसको हम ऑर्बिटल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, एंगुलर क्वांटम नंबर। क्यों? क्योंकि उससे आप ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी निकाल सकते हो, राइट।
और उसका जो निकालने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, L इंटू, दिस इज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ध्यान रखना, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिट नहीं। जो आपको बोहर ने बताया था ना कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट में घूमता है जिसका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड हो। क्या था, mvr इज इक्वल टू nh/2 था। समझ रहे हो, उसको मत रिलेट करना। दिस इज ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, जब भी मैं बता रही हूँ दैट इज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, चलो इसको भी आऊंगी बाद में। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है L इंटू एल प्लस वन h/2 और बुक्स में तुम लोगों को h/2 को h कट भी लिखा मिलेगा, तो कंफ्यूज मत होना अगर पेपर में आ जाए तो। h कट, ठीक है, h कट बोलते हैं इसको, h/2। अब L क्या है तुम्हें पता ही है। S के लिए L की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। P के लिए L की वैल्यू 1 होती है। D के लिए L की वैल्यू 2 होती है और F के लिए L की वैल्यू 3 होती है। आपसे पूछा है 3s के लिए बताना है आपको, तो s के लिए l की वैल्यू 0 होती है ना, तो ये 0h/2 हो गया। तो यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई, 0। समझे। एक चीज देखो, जो आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है डज नॉट डिपेंड ऑन वैल्यू ऑफ n, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे कोई डिपेंड नहीं कर रहा है। देख रहे हो फॉर्मूले में कहीं भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नहीं आ रहा। तो अगर मैं तुम्हें बोलूं 2s का, 1s का, 3s का, 4s का मुझे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बता दो, तो सबका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। इज दैट क्लियर। अगर मैं तुम्हें बोलूं 2p का, 3p, 4p, 5p, 6p या 7p का एंगुलर मोमेंटम बता दो, तो सबका सेम आएगा। कैसे, p की वैल्यू, p के लिए l की वैल्यू 1 होती है। कोई बात नहीं गर्ल, इट्स ओके, मैं समझ गई थी। तो ये हो जाएगा √2h/2। ठीक है, इसको फिर वो और भी चेंज कर सकता है। जो 2 है उसको वो √2 इंटू √2 करके भी लिख सकता है। तो ये आंसर आ जाएगा h/√2π। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आ चुके हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। मैम p के लिए पूछा था, ये तो ऑप्शन में ही नहीं है, ये तो ऑप्शन में ही नहीं है। तो देख लेना ऑप्शन को थोड़ा सा, उसने नीचे वाला जो 2 है उसको √2 इंटू √2 हो सकता है लिख रखा हो। कर लोगे। इससे भी काफी सारे सवाल पूछे जाने लग चुके हैं, तो ज्यादा मुश्किल नहीं आएगा क्वेश्चन। तो इसीलिए ये आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, चलो आगे चलती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखो क्या बोला है, पढ़ो। इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम which of the following orbital described by 3 quantum number will have same energy in presence of electric and magnetic field। देखो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के केस में ना हमारी जो ऑर्बिटल है डीजनरेट नहीं होती, डीजनरेसी ब्रेक होती है। तो जब भी वो लिखे ना एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो समझ जाना आपकी ऑर्बिटल्स आपको ये देखने हैं जो डीजनरेट होने वाले, जो डीजनरेट होंगे, राइट। सो बस वही आपको चेक करने हैं। तो अगर मैं सबसे पहले ए की बात करूं तो NL दिया हुआ है और ML दिया हुआ है, ये 1s की बात कर रहा है। बी की अगर मैं बात करूं तो ये 2s की बात कर रहा है। सी की बात करूं तो ये 2p की बात कर रहा है और ML की वैल्यू 1 दी हुई है, तो ये px भी हो सकता है और py भी हो सकता है। ठीक है, डी की बात करूं तो ये 3d की बात कर रहा है और ई की बात करूं तो ये 3d की बात कर रहा है। तो आपको बताना है, देखो इनकी तो एनर्जी इनकी सेम होगी, है ना, इनकी सेम होगी। तो आंसर क्या आ जाएगा, TNE। ठीक है, हो जाएगा ना ये क्वेश्चन था एक। तो ये देखो ये थे आपके कुछ क्वांटम नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन, और जो आपके ऑफ वो प्रिंसिपल ये सब है। ऐसे क्वेश्चन ही बहुत सारे थे तुम्हारे जो पूछे गए हैं पहले पेपर में, वही रिपीट हो रहे हैं। तो मैंने उसमें से कुछ जो मुझे लगा इम्पोर्टेंट है वो मैंने करवा दिए हैं। बाकी जब तुम्हें अगर टाइम मिलता है, जब तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हो, तो इसी टाइप के सवाल तुम्हें देखने को मिलेंगे। ठीक है,
अब आगे आते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। ये मैंने वैसे फ्रिक्वेंटली आज टॉपिक में नहीं डाला है, लेकिन ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अच्छा टॉपिक है, यहाँ से सवाल बना सकता है एग्जामिनर, तो मैं समझा देती हूँ इसको। ये तुम फिजिक्स में भी पढ़ते हो मेरे ख्याल से, है ना? आता है ना ये तुम्हारा, कहीं मॉडर्न फिजिक्स में आता है शायद। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेसिकली होता क्या, पहले तो ये समझो होता क्या है। यहाँ पे हम सिंपल सी ये बात करते हैं, वैसे तो पूरा सेटअप होता है, पूरा एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं इसका, लेकिन हमें केमिस्ट्री में उतना जाना नहीं है, राइट? तो हम लोग एक सिंपल सी बात बोलते हैं, मान लो ये मेरे पास कोई मेटल है, ठीक है? अब मेटल है तो भाई साहब इलेक्ट्रॉन तो होगा ही इसके पास, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन तो है जो कि बंधा हुआ है न्यूक्लियस से, यस और नो? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो बंधा हुआ है। तो अब आप अपने को क्या करना है, उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है इस सरफेस से, मेटल सरफेस से। तो अब निकालना है तो तुम्हें कुछ एनर्जी भेजनी पड़ेगी, यस और नो? यस और नो? ठीक Yes, है, ma'am. एनर्जी भेजनी पड़ेगी। अब हमें पता है एनर्जी क्या होती है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग एच न्यू होता है, तो मतलब कुछ फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशन तुम्हें भेजनी पड़ेगी, राइट? अच्छा, अब जो ये मेटल है ना बेटा, मेटल, इसकी भी अपनी फ्रीक्वेंसी होगी, जिसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। जिसका हो गया, खुश रहो, आबाद रहो, अब मेरी सुन लो, ठीक है? अच्छा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हम उसको बोलेंगे। देखो, आपको ये ध्यान रखना है कि जो आप रेडिएशन जिस फ्रीक्वेंसी की भेज रहे हो ना, वो फ्रीक्वेंसी जो होनी चाहिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए या फिर उसके बराबर होनी चाहिए। इसको मैं म्यू नोट से दिखा रही हूँ, समझ रहे हो आप मेरी बात? जो मेटल का आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी, अगर आपने उससे कम वाली भेज दी भाई फ्रीक्वेंसी वाली, तो नहीं निकल पाएगा इलेक्ट्रॉन। अगर आप उतनी ही भेज रहे हो या उससे ज्यादा भेज रहे हो, तो ही इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकलेगा। अगर मान लो सेम भेज रहे हो, मान लो जितना मेटल की फ्रीक्वेंसी है और जितनी आप भेज रहे हो, अगर उतनी ही भेज रहे हो बिल्कुल कट टू कट, तो भाई साहब बस इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जस्ट इजेक्ट आउट होगा। और ध्यान रखना, जैसे ही रेडिएशन पड़ेगी, मैच हो गई वो फ्रीक्वेंसी से, उसी टाइम ही इजेक्शन होगा। ऐसा नहीं कि पहले आ रही है रेडिएशन और फिर एकदम प्यार से वो निकल रही, जैसे ही स्ट्राइक करा, एनर्जी ट्रांसफर हुई और इलेक्ट्रॉन निकला। देयर इज नो टाइम लैग, कोई टाइम लैग नहीं होता कि आएगा फिर इंतजार करेगा 2-3 मिनट बाद निकलेगा इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं है। जैसे ही आया, मैच हुई, एकदम निकला। अगर तुमने ये वाली फ्रीक्वेंसी ज्यादा भेज दी, तो जितनी इसको निकालने में चाहिए वो तो निकल जाएगा, और बाकी जो बचेगी दैट विल कन्वर्ट इनटू, किसमें कन्वर्ट हो जाएगी बाकी की एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी में। यस और नो बोलो? सो ये रहता है, ठीक है? और एक जो फोटोन आएगा वो एक ही इलेक्ट्रॉन को वो बाहर निकाल लेगा। तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती है, क्योंकि मैं यहाँ पे थ्योरी तो नहीं पढ़ा रही हूँ, बट हाँ जितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो जो इसका फॉर्मूला एक्सप्रेशन बनता है वो क्या बनता है, ये आपकी इंसिडेंट एनर्जी है। अब क्योंकि आपको पता है एनर्जी इज रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी, तो आप एनर्जी भी बोल सकते हो, इंसिडेंट एनर्जी है, माइनस यहाँ पे हम लेते हैं 5 इज योर थ्रेशोल्ड, ये वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है? और ये बराबर होते हैं काइनेटिक एनर्जी के, है ना? जितनी आप भेज रहे हो, इंसिडेंट जो एनर्जी भेज रहे हो उसमें से जितनी चाहिए माइनस हो जाएगी, बाकी जो बचेगी वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगी। यस और नो, क्या कहते हो? Yes, ma'am. एनर्जी क्या होता है, एच न्यू होता है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग। अब फाई तुम्हारा वर्क फंक्शन है, तुम डब्ल्यू नोट भी इसको बोल सकते हो, तो ये बन जाएगा एच म्यू नोट, और ये आपकी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है? अब H क्या हो जाएगा, न्यू माइनस न्यू नोट। काइनेटिक एनर्जी को तुम हाफ mv स्क्वायर, वो डिपेंड करता है कि उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है ना? और ये हो जाएगा म्यू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी c बाय लैम्डा, ये आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट, दिस इज योर वेवलेंथ।
तो 1/λ माइनस 1/λ नोट। क्या कहते हो? अभी मैं क्वेश्चन पे तो नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ आपको, क्वेश्चन पे मैं आ जाऊंगी अभी। तो अगर फ्रीक्वेंसी जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है अगर वो ज्यादा होनी चाहिए या इक्वल हो या ज्यादा हो, तो अगर मैं बोलूं वेवलेंथ क्या होनी चाहिए फिर? लेस देन इक्वल टू लैम्डा नोट, है ना, बिकॉज फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ। क्लियर है ये दो कंडीशन? तो ये आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, ये आपकी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है ना। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज मिनिमम फ्रीक्वेंसी, तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज मैक्सिमम वेवलेंथ। डन है क्या इतनी बात? Yes, ma'am. चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आती हूँ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन ये कहता है, ये 10 बच्चों के डाउट है, क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन हो गया मेरे ख्याल से। चलो, आपको वर्क फंक्शन की वैल्यू दे रखी है। देखो ये कुछ मेटल्स दिए हुए हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कॉपर, सिल्वर, और कुछ वर्क फंक्शन की वैल्यू दी हुई है। आपको बताना है कौन से मेटल शो करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और जब तुम इतनी लाइट की वेवलेंथ जो है, बेसिकली वेवलेंथ की लाइट डालोगे, देखो, तो इसके लिए तुमने फिजिक्स में पढ़ा होगा, अगर तुम्हें एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी हुई है तो, और लैम्डा तुम्हें नैनोमीटर में दिया हुआ है, तो अपन क्या करते हैं, ये फॉर्मूला यूज करते हैं टू गेट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद आ रहा है? 1240/λ। मेरे ख्याल से पता होगा, फिजिक्स में करवाते हैं, नहीं भी हुआ तो भी कोई बात नहीं। और अगर आर्मस्ट्रॉन्ग में हो तो 12400, क्या कहते हो? यस मैम। अब मुझे नैनोमीटर में दिया हुआ है, क्या मैं ये नीचे वाला हटा दूं? अगर लिखा है तो मैं इरेज कर देती हूँ, क्योंकि मुझे खाली स्पेस चाहिए होगा। ठीक है, तो फिर हमें एनर्जी मिल जाएगी 1240 बाय आपका 400, ये आ जाएगा अपना 3.1, है ना। अब देखो, तुम जो एनर्जी भेज रहे हो ना मेटेलिक सरफेस पे, वो 3.1 की भेज रहे हो, राइट। अब तुम देख लो, इससे ज्यादा अगर होगी मेटल की तो नहीं निकल पाएगा। तो लिथियम कितने 2.42, तुम भेज रहे हो 3.1, मैम आराम से निकलेगा। ठीक है, तो लिथियम तो निकल जाएगा, लिथियम में से इलेक्ट्रॉन। सोडियम की 2.3 है, 3.1 से कम में निकल जाएगा। पोटेशियम में 2.25 है, निकल जाएगा। बट मैग्नीशियम की भाई साहब 3.7 है, चाहिए 3.7 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, तुम भेज रहे हो 3.1 की, नहीं निकलेगा। तो आंसर कितना आएगा? 3। ठीक था, जो तुम सोच रहे थे वही आंसर। ठीक है, तो इससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, न्यूमेरिकल कम बनते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी इसकी लेंदी हो जाती है, इसीलिए नहीं ज्यादा देखने को मिलेंगे तुम्हें न्यूमेरिकल, इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलो आगे आते हैं। ये क्या है, 2 पेज का? अच्छा, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इन द फोटो इलेक्ट्रिक, 9:45 भी हो गई भाई तुम्हारी क्लास में, टाइम का नहीं पता चलता, पता नहीं क्या हो जाता है, घड़ी जल्दी दौड़ती है, टाइम क्या होता है पता नहीं चलता यार। इतनी 9:45 भी बज गई बहुत जल्दी। इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द इलेक्ट्रॉन, अरे सच में, अभी तो मैं आई थी क्लास में। In the photoelectric effect, the electrons are ejected from the metal surface as soon as the beam of light of frequency greater than threshold frequency strike the surface। ये तो ठीक है ना, बिल्कुल। जो तुम भेज रहे हो फ्रीक्वेंसी, that should be greater than or equal to threshold frequency strike the surface। वो कह रहा है कि when photon of any energy strike, क्या लिखा है, an electron in the atom, transfer of energy from the photon to electron take place। भाई साहब, कोई भी अनडिफरेंट एनर्जी का फोटोन नहीं भेज सकते, वो फोटोन वो एनर्जी का भेजो जो मैच भी करती हो। तो ये क्या हो गया हमारा, सरासर गलत हो गया, सिर्फ एक इस वर्ड के।
वजह से, समझे? तो ध्यान से तुम्हें देखना है क्वेश्चन को। हाँ, अगर वो बोलता ना सुटेबल एनर्जी का तो ये ठीक होता और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी होता। चलो, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जितना मैंने बताया है दैट इज सफिशिएंट। इतना भी तुम्हें अगर ध्यान रहेगा तो क्वेश्चन आराम से बना लोगे, और वो एक्सप्रेशन भी ध्यान रखना। अब मैं कुछ डी ब्रोए पे चलती हूँ। डी ब्रोए हाइपोथेसिस, भाई साहब इसने क्या बोला था? इसने ये बोला था बेसिकली हमारा, इसने पार्टिकल का वेव नेचर के बारे में बोला था, राइट? सो मतलब इसके लिए जो भी भाई साहब दुनिया में कोई भी बंदा है, कोई कुछ भी, छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज, उसका वेव नेचर बोला था। यानी कि इसके अकॉर्डिंग, डी ब्रोए हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग हमारा भी वेव नेचर है, कोई भी मूविंग पार्टिकल है उसका वेव नेचर है इसके अकॉर्डिंग, डी ब्रोए के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन जो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं उनके लिए जो डी ब्रोए वेवलेंथ जो बेसिकली है वो सिग्निफिकेंट रिजल्ट उसका नहीं आता है। इसका जो फॉर्मूला आप लोग पढ़ते हो डी ब्रोए वेवलेंथ का, वो पढ़ते हो लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम वी। एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, एम मास ऑफ पार्टिकल है, वी आपका वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है। तो अगर मान लो मैं अपना मास यहाँ पे पुट करूं, अगर मैं मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल की बात करूं, अपना मास मैं यहाँ पे रखूं, तो लैम्डा कितना आएगा? बहुत कम आएगा, यस और नो? तो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए सिग्निफिकेंट नहीं था डी ब्रोए वेवलेंथ निकाला, इसलिए माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पे मतलब उसके लिए ज्यादा सिग्निफिकेंट था ये, ठीक है। तो मैंने इसलिए बताया था कि आपको मैं फॉर्मूला लिखवा देती तो मतलब कुछ ना बताती तो तुम कहते मैं हमारे एक और चीज ध्यान रखनी है, इसके फॉर्मूले तुम्हें याद रखने हैं, लेकिन फॉर्मूले याद रखने हैं। पहला फॉर्मूला ये है, डी ब्रोए वेवलेंथ इज इक्वल टू एच बाय एम वी। एच आपका बेटा प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड इसका वैल्यू होता है। जूल सेकेंड इज योर यूनिट। मास को आपको बेटा केजी में पुट करना है, वेलोसिटी को आपको मीटर पर सेकेंड में करना है। जब आप ये यूनिट्स लिखते हो ना तो लैम्डा मीटर में आता है। आप लोगों ने ये फिजिक्स में भी पढ़ी होगी यूनिट, कि जूल को आप ये लिख सकते हो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, पढ़ी है? कहीं पढ़ी होगी, केमिस्ट्री में पढ़ी होगी, फिजिक्स में। तो जब आप ये लिखते हो ना तो वो कट कट के अपना मीटर में आ जाता है, राइट? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके अलावा एम वी आपका लीनियर मोमेंटम है, तो एच बाय पी भी लिख सकती हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा और क्या है अपना, काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में मुझे लिखना हो तो लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो ये कुछ 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं। और भी होते हैं फॉर्मूले, लेकिन तुम ये याद रख लो, वही होता है, ये इतना सफिशिएंट है, ठीक है। अच्छा, लेकिन क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कुछ अलग सा पूछा है इसने। डी ब्रोए वेवलेंथ पूछी इलेक्ट्रॉन की जो कि 4th ऑर्बिट में है। यानी कि अगर तुम ध्यान से देखो तो इसने डी ब्रोए वेवलेंथ और जो आपका वो बोहर रेडियस है उससे कुछ रिलेट करके इसने क्वेश्चन को फ्रेम किया है, ये सुनो। तो इसका जो रिलेशन निकलता है डी ब्रोए वेवलेंथ का विद बोहर रेडियस, वो ये रिलेशन निकलता है 2πr इज इक्वल टू एन लैम्डा। ये रिजल्ट डायरेक्ट याद रख लो। आर आपका रेडियस है, एन क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ ऑर्बिट और नंबर ऑफ वेव्स आप बोल सकते हो। तो अब देखो क्या बोला इसने, 2πr। रेडियस क्या होता है? बोहर रेडियस का फॉर्मूला 0.529 n स्क्वायर बाय z। याद करो अभी के अभी, ये आर्मस्ट्रॉन्ग में होती है ये वैल्यू, 0.529 इंटू n स्क्वायर बाय z आर्मस्ट्रॉन्ग में। तुम्हें यूनिट चेंज करनी है तो तुम्हें मालूम होना चाहिए 1 आर्मस्ट्रॉन्ग 10⁻⁻10 मीटर होता है, 10⁻⁸ सेंटीमीटर, जो भी वो बोले कन्वर्ट करने के लिए, इज इक्वल टू एन लैम्डा, राइट? अच्छा मैम, ठीक है, ओके। तो अब अपने को क्या करना है, बस 0.529 क्या है, अब यहाँ पे आपको हाइड्रोजन के लिए बोला हुआ है। अच्छा, इसने कुछ मेंशन नहीं किया किसके लिए है, तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन के लिए मानेंगे तो z आपका 1 हो जाएगा और 0.529 क्या हो जाएगा आपका, इसको हम ए नोट हम बोल देते हैं, ठीक है। ए नोट हम इसको बोल देते हैं, विच इज बोहर रेडियस।
तो बस इसको सोल्व कर लो तुम लोग। लैम्डा कितना आ जाएगा आपका 2 पाई, एन कितना है 4 है, तो ये आ जाएगा 8 पाई ए नोट, यानी कि तुम्हें जो आंसर पुट करके आना था वो यहाँ पे 8 करके आना था। कई कई जगह पे वो एन को एन भी रखते हैं, वो आपको बता दिया जाएगा क्वेश्चन में। जैसे बोहर रेडियस में तो एन तुम्हें पता चल जाएगा। अभी मैं एक और क्वेश्चन कराऊंगी, वहां पे उन्होंने जो ये वाला एन था ना उसको लिख दिया एन इज एनी इंटीजर, तो वहां पे फिर हम एन को नहीं छेड़ेंगे, वो तुम्हें क्वेश्चन देखते ही पता चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल के क्वेश्चन ऐसे होगा, ठीक है। सो एक तो ये फॉर्मूला याद रखना, और जो ये रिलेशन मैंने बताया है ये याद रखना। डन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। According to the wave particle duality of matter by de Broglie, which of the following graphs plot represent most appropriate relation between lambda versus linear momentum? तो ये मैंने अभी बताया तुम्हें फॉर्मूला। तो lambda is inversely proportional to linear momentum, yes or no? तो यहाँ पे देखो मोमेंटम बढ़ रहा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वाला ही आएगा कर्व, ठीक है। सो यहाँ पे मोमेंटम बढ़ रहा है और आपका लैम्डा कम हो रहा है, आंसर तो यही आएगा। बाकी गलत है, देखो पी वर्सेस लैम्डा गलत है, लैम्डा वर्सेस पी ये भी गलत है, 1/p के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है ना कि इनवर्सली प्रोपोर्शन, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 1 आ जाएगा। कर लोगे, सिंपल था ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वो कह रहा है कि according to Bohr model of hydrogen atom, the angular momentum of an electron even in a given stationary state is quantized, which is very very true। उसने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना जिस ऑर्बिट में, ध्यान रखना बोहर मॉडल ने ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट बताया था, ऑर्बिटल का नहीं बताया था। पहली चीज मैं आपको थोड़ा सा बता भी देती हूँ। बोहर मॉडल ने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में घूमेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, क्वांटाइज्ड होगा। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है। मान लो तुम स्टेयर्स चढ़ रहे हो, ठीक है, या नीचे आ रहे हो, जैसे तुम यहाँ पे खड़े हो तो पहले तुम यहाँ होगे, यहाँ होगे, यहाँ होगे, यहाँ होगे, स्टेप वाइज आओगे ना, ऐसे तो है नहीं यहाँ पे बीच में टांग रख के झूलते रहोगे बीच में, ये सुनो, ठीक है। पहले यहाँ आना पड़ेगा, फिर यहाँ आना पड़ेगा, फिर यहाँ आना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लो रैंप होता, रैंप रैंप में तो ऐसे सीधे चलते जाते, ये सुनो, ठीक है। तो ये होता है कंटिन्यूअस एनर्जी, ये क्वांटाइज एनर्जी। तो क्वांटाइज में क्या होता है, स्पेसिफिक वैल्यूज होती है, अनशंट कोई भी वैल्यूज नहीं होती है। तो जब तुम ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम बताते हो तो वो आता है mvr इज इक्वल टू nh/2 और बोला जाता है कि n फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए, n की वैल्यू 1 2 3 4 5 ये हो सकता है, 1 होगा तो h/2, 2 होगा तो 2h/2, ऐसा नहीं कि 1.5 h/2 कोई बीच में लेवल होगा, यस और नो। इसको हम बोलते हैं क्वांटाइज्ड, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक वैल्यूज होती है, ठीक है। तो उसी ऑर्बिट में घूमेगा जिसकी जो एंगुलर मोमेंटम है क्वांटाइज्ड होगा, ये बिल्कुल ठीक था, ठीक है। बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग तो भाई तुम रिपोजिशन भी बता सकते हो, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी बता सकते हो, है ना। फिर वो कह रहा है कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर ऑर्बिट वायलेट द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग के आते ही भाई साहब बोहर की ये बात तो हो गई गलत। हाइजेनबर्ग ने कहा भाई तुम एक टाइम पे पोजीशन और वेलोसिटी नहीं बता सकते हो इलेक्ट्रॉन की, है ना। तो जो बोहर का कंसेप्ट था ना ऑर्बिट का, वो रिप्लेस हो गया बाय ऑर्बिटल, ठीक है। तो ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है कि हम बता नहीं सकते 100% कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, हम प्रोबेबिलिटी कर बताते हैं कि भाई साहब इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी यहाँ मैक्सिमम है। तो जो बोहर ने जब किया था, मतलब लाइक बोहर ने जो बात बताई थी उसके टाइम पे उसने ऑर्बिट के बारे में बताया था। जब ये बात हाइजेनबर्ग ने बोली भाई तुम एक टाइम पे नहीं बता सकते, तो जो ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट है दैट विल रिप्लेस बाय ऑर्बिटल। तो जो ये बात मैं बोल रही हूँ सेकेंड स्टेटमेंट, वो बिल्कुल एकदम सही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट इसकी क्या है बेटा, सही है, ठीक है। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें थी जो ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
If A naught is denoted as Bohr radius of hydrogen atom, then what is the de Broglie wavelength of the electron present in the second orbit of hydrogen atom? N is any integer. अब देखो, अगर तुम्हें ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं ना, तो मैं लिख देती हूँ, बड़ा छोटा छोटा N दिख रहा है, ये ऑप्शन दिए हुए हैं, देखना, ठीक है। यानी कि कहीं ना कहीं उसने n को इन्वॉल्व नहीं किया है, राइट। n इज एनी इंटीजर उसने बोला हुआ है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग उसने दे दिया। तो फॉर्मूला तो यही लगेगा ना, जब भी डी ब्रोई वेवलेंथ की बात हो जाए और आपकी बोहर रेडियस की बात हो जाए, तो यही वाला फॉर्मूला चिपका के आ जाना। तो ये क्या होगा, 2 पाई 0.529 n स्क्वायर बाय z, n को मैं n ही रखूंगी, राइट। 2 पाई 0.529 ए नोट हो जाएगा, n क्या है, सेकेंड ऑर्बिट यानी कि 4, क्योंकि हाइड्रोजन है तो z1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा अपना 8 पाई ए नोट बाय n। तो लैम्डा आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आरुष हो जाएगा? Yes, ma'am. सिमरन हो जाएगा क्या? सिमरन हो क्लास में आप? आवाज नहीं आ रही आपकी मेरे को। मैम इसमें जो एन स्क्वायर और एन है वो दोनों अलग अलग टर्म्स है। हाँ, वैसे तो हम लोग उसको वो कर लेते हैं, सेम मान लेते हैं, लेकिन इसमें ना क्वेश्चन में तुम ऑप्शन देखोगे ना, तो उन्होंने एन को छेड़ा नहीं है, तो मतलब यहाँ पे एन को आपको 2 नहीं पुट कर सकते। अगर आप 2 पुट कर दोगे तो फिर वो आंसर ही नहीं आएगा, तभी इसने यहाँ पे लिख दिया कि एन जो होगा वो वहां पे एन इंटीजर होगा। तो इस एन को आप एज इट इज छोड़ दो, रेडियस वाला जो एन है उसको आप सोल्व कर लो, ठीक है। ये है, ये कंफ्यूजन होती है इसमें, लेकिन ऑप्शन आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि इसने इस एन को नहीं छेड़ा है, सिर्फ यही यहाँ पे जो रेडियस में एन स्क्वायर है उस वहां पे ही उसको 2 पुट कर दिया है, ठीक है। तभी मैंने एक क्वेश्चन करवाया आप लोगों को। तो आप ऑप्शन में देख लेना, अगर ऐसा कुछ आता है तो आपको कोई वो ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा डाउट में आ जाओगे, ठीक है। दे रखा है तो एन की लिख देना 2, और अगर नहीं है ऑप्शन में तो एन को एन लिख देना, ठीक है। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे 2 और सवाल आए थे बिल्कुल ऐसे सिमिलर से, तो वो मैंने नहीं करवाया, वो तुम भी कर लोगे, इसीलिए नहीं करवाया है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं हम। आओ भाई, हीट ट्रीटमेंट ऑफ मस्कुलर पेन इन्वॉल्व रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ। मस्कुलर पेन के लिए रेडिएशन दी गई है, उसकी वेवलेंथ आपको बताई गई है, 900 नैनोमीटर है। आपको बोला है विच स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज सुटेबल फॉर दिस। तो ये कहां से आया है, बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से सवाल पूछा है। क्या होता है फॉर्मूला, म्यू बार विच इज वेव नंबर, इसको आप 1 बाय लैम्डा भी बोल सकते हो ना म्यू बार को, रिडबर्ग कांस्टेंट इनटू एटॉमिक नंबर का स्क्वायर 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। n1 किसके लिए है, लोअर एनर्जी लेवल के लिए है, और n2 किसके लिए है, हायर स्टेट के लिए है, ठीक है मेरा बेटा। तो ये फॉर्मूला भूलना नहीं है तुम लोगों को। अपने को क्या बताना, देखो इस क्वेश्चन को एक करने का तरीका क्या हो सकता है, 2 तरीके हैं। अब तुम्हें लैम्डा दे रखा है, तुम्हें वो लैम्डा की वैल्यू पुट कर करके जो है यहाँ पे पुट करना, मतलब देखना पड़ेगा कि कौन सा मैच हो रहा है। या तो ऐसे करो, या फिर ऑप्शन से ही तुम चेक कर लो। मान लो तुम्हें बोला हुआ है पास्चन सीरीज, तो तुम n2 को इन्फिनिटी ले लो और n3 को क्या, सॉरी n1 को ले लो, 3 ले लो, है ना, और चेक कर लो कि वेवलेंथ 900 आ रही है नहीं आ रही है। तो ऐसे करके भी तुम कर सकते हो, जैसे तुम्हें ठीक लगे। तो मैं क्या कर रही हूँ, वेवलेंथ को ही मैं 900 पुट कर रही हूँ और ये वैल्यूज निकाल रही हूँ।
ये लाइमन बाल्मर पास्चन सीरीज क्या है बेटा? जब आपका इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांजिशन करता है फ्रॉम लोअर स्टेट टू हायर स्टेट, और जब वो वापिस आता है तो अलग अलग रीजन में रेडिएशन अपना एमिट करता है, राइट? उसके नाम दिए हुए हैं कि लाइमन सीरीज में होगा। मान लो लाइमन सीरीज का मतलब क्या है यहाँ पे, कि जब इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर स्टेट में होगा वो घूम के आएगा कहाँ पे, नीचे कौन सी वाले स्टेट पे आएगा? फर्स्ट वाली स्टेट पे आएगा, ग्राउंड स्टेट पे। N2 कोई भी हो सकती है, हायर स्टेट 2, 3, 4 इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकती है बच्चों। बाल्मर सीरीज में किसी भी हायर स्टेट में हो, आएगा कहाँ पे वो? सेकेंड वाली स्टेट में। और N2 क्या हो सकता है? 3, 4, 5। बहुत डिटेल टॉपिक है वो, मैं नहीं पढ़ा रही हूँ यहाँ पे, टाइम भी नहीं है टू बी ऑनेस्ट। ऐसी क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? N1 3 होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर स्टेट में होगा, आएगा थर्ड वाले पे ही। और N2 क्या हो जाएगा? 4, 5, 6 अप टू इंफिनिटी। ठीक है, तो ये होता है। तो अब मैं कैसे सोल्व कर रही हूँ इस क्वेश्चन को? जो दिया हुआ है, लैम्डा कितना दिया हुआ बेटा? 900। RH कितना दिया हुआ है? 10 की पावर सेंटीमीटर इनवर्स। तो मुझे नैनोमीटर को करना पड़ेगा भाई सेंटीमीटर में। 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁻9 मीटर के बराबर, और ये सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा? 10 की पावर -7। तो यहाँ पे कर दूं, बोलो क्या कहते हो? ठीक है। अब क्योंकि हाइड्रोजन है तो एटॉमिक नंबर 1 हो जाएगा। क्या निकल जाएगा मेरा? आगे आराम से निकल जाएगा बच्चों। देखो नीचे कहाँ करूं सोल, यहाँ पे कर देती हूँ। देखो ये क्या हो जाएगा, इसको नीचे ले आओ, इसको यहाँ पे माइनस आएगा, मैंने 10 की पावर ये लिख दिया, हो जाएगा ये, देखना एक बार। और 2 0 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। कंपेयर कर लो, देख लो क्या आएगा। n2 इंफिनिटी होगा और n1 क्या होगा? 3 होगा, क्योंकि 1/9 को तुम क्या लिख सकते हो? 1/3 का स्क्वायर लिख सकते हो। देखो नाउ यू कैन कंपेयर। 1/इंफिनिटी क्या होगा? 0। कौन सा ऑप्शन आया? ऑप्शन नंबर 3। तो देख रहे हो, अगर न्यूमेरिकल भी आया तो ऐसे बनाया उसने, कितना प्यार से बनाया, सिंपल सा क्वेश्चन। ये याद रखना कौन कौन से रीजन में होता है। जैसे वाल्मर वाला आपका विजिबल रीजन में होता है, लाइमन वाला किस में होता था अपना? यूवी में होता था। बाकी पास्चन, ब्रैकेट, फंड, ये सब इंफ्रारेड रीजन में होते हैं। ठीक है, चलो आगे। ये वाला क्वेश्चन खुद करोगे। अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? गलत कौन सी है ये आपको चेक करना है। आदर्श हो कि नहीं हो क्लास में? आदर्श क्लास में हो या नहीं? नहीं हो, बहुत बढ़िया। ये क्या दिक्कत है, मैं जैसे ही बच्चों को आवाज लगा दूं लेफ्ट क्यों हो जाते हो? नेटवर्क इश्यू है क्या? हाँ जी बताओ, जल्दी इसका आंसर बता दो। थर्ड। देखो रेडियस ऑफ सिक्स्थ ऑर्बिट कैसे निकालोगे? 0.529 n स्क्वायर बाय z, दैट इज 36। R4 कैसे निकालोगे? 0.529 इंटू 16, क्योंकि हाइड्रोजन तो Z1 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 9/4।
बोलो क्या कहते हो? तो ये आ जाएगा 9/4 टाइम्स ऑफ R4। ये तो गलत है ना, ये तो 3 टाइम्स बोल रहा है। ठीक है, बाकी एक बार और भी चेक कर लेते हैं। R3 कैसे निकालोगे? 0.529 इंटू 9। और R1 क्या निकालोगे? 0.529 ही आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 9 टाइम्स ऑफ R1। ठीक है, तो बाकी आप जब निकाल लोगे तो दिख जाएगा सब सही है, इसको छोड़ के कर लोगे ना। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं हम। ये वाला क्वेश्चन, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोहर ऑर्बिट। ध्यान से सुनो, अब एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पे सवाल आ चुके हैं। फर्स्ट बोहर ऑर्बिट की एनर्जी इतनी दी हुई है तुम लोगों को, और आपको पता भी है। मैं पता नहीं, मैंने तुम्हारी, अच्छा तुम्हें तो मैंने कई बच्चों को तो करवाया था ये एक्स्ट्रा क्लासेस में। मैंने कहा था ना जो एनर्जी लेवल्स हैं उनकी एनर्जी याद रखना, -13.6। ठीक है, इसकी कितनी थी? 3.4 है ना, ये आपको याद रखनी है। नहीं भी याद तो निकाल लेना यार। ठीक है, आपको मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो बेटा जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का आपका फॉर्मूला होता है दैट विल बी -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये आपका फॉर्मूला होता है। Z तुम्हारा एटॉमिक नंबर है। अगेन ये फॉर्मूले से भी बहुत सारी कंसेप्चुअल चीजें निकल के आती हैं। Z आपका एटॉमिक नंबर है, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, कर लेना टॉपिक। N आपका वही ऑर्बिट नंबर हो जाएगा। सो आपको क्या दिया हुआ है? हाइड्रोजन के लिए दिया हुआ है, आपको बेरिलियम के लिए निकालना है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। बेटा ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है N1 है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है N2 है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है N3 है। ठीक है, तो आपको पता है एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z²/n²। तो हम निकाल लें इसको, तो देख लो हाइड्रोजन के लिए क्या हो जाएगा बाय बेरिलियम के लिए क्या होगा बताओ? हाइड्रोजन के लिए Z क्या है? 1, और N क्या है? फर्स्ट बोहर ऑर्बिट 1। बोलो क्या कहते हो? बेरिलियम के लिए Z, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम 4, और N क्या हो जाएगा? अपने को फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोला है दैट इज 2 का स्क्वायर। ठीक है, इसकी एनर्जी कितनी दी हुई है अपने को? 13.6। मैग्नीट्यूड बताना है तो साइन को मत कंसिडर करो। और ये कितना हो जाएगा अपना? 1/4 है ना, 4/16 हो जाएगा ना। तो बस x कितना आ जाएगा? 13.6 इंटू 4 दैट इज 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आंसर क्या लिखूं मैं? 54। ठीक है, तो ये भी एक टाइप का सवाल बनता है जहां पे वो दो उसकी बोल देगा, दो स्पीसीज के लिए एनर्जी की वैल्यू एक दे रखी है, दूसरी निकालनी है, या फिर कुछ और भी निकलवा ले। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है ये क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये अच्छा है थोड़ा सवाल ना, ये अच्छा है। ऐसे ऐसे 2 बार आए हैं क्वेश्चन, इसको मैं करवाती हूँ। देखो आपको इसमें क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है फ्रीक्वेंसी ऑफ डी ब्रोए वेव ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर फर्स्ट ऑर्बिट। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे डी ब्रोए का भी जिक्र किया गया है, बोहर रेडियस का भी जिक्र किया गया है, और फ्रीक्वेंसी का भी जिक्र किया गया है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पे फ्रीक्वेंसी और डी ब्रोए का कुछ रिलेशन अगर आपसे पूछ रखा हो, तो आप ना एनर्जी से फ्रीक्वेंसी को निकाल के आओ, है ना। तो उसमें ना एक आपका ये फॉर्मूला होता है, चेंज इन एनर्जी, मतलब जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है तो चेंज इन एनर्जी आता है 13.6 Z² 1/n² - 1/n²। ये आप फॉर्मूला आप लोग करते हो। जो अभी ये वाला बताया ना फॉर्मूला, ये वाला कहाँ गया? ये वाला म्यू बार इज इक्वल टू 1/λ, वो यहीं से ही आता है, इसको यूज करके ही आता है। ठीक है, और आप इसको काइनेटिक एनर्जी भी यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा मैम, क्योंकि जो आपका टोटल एनर्जी आता है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर ही आता है, सिर्फ साइन का चेंज आता है। तो एक बात बताओ, अब Z तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, बोलो क्या कहते हो? और यहाँ पे रिडबर्ग कांस्टेंट भी लिख लेना। ठीक है, सो यहाँ पे अगर मैं तुम्हें बोलूं एटॉमिक नंबर तो 1 ही हो जाएगा बिकॉज हाइड्रोजन है, राइट।
और काइनेटिक एनर्जी क्या होगा देखना एक बार, एक सेकेंड, 13.6 क्यों लिख रही हूँ मैं जब आर एच, एक मिनट रुक जाओ, आर एच, यस, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम बी स्क्र आर एच 1/n1 स्क्र माइनस 1/n2 स्क्र, बोलो क्या कहते हैं, ठीक है। अब एक बात देखो, यहाँ पे n1 और n2 की कोई अपने को बात ही नहीं कर रखी, क्यों, है ही नहीं कहीं पे लोअर स्टेट हायर स्टेट, तो हम क्यों ना इसको हटा के n² ही लिख दे, है ना, उसकी बात ही नहीं कर रखी ना अपने से, तो बोलो क्या करते हो। और क्योंकि बोहर फर्स्ट ऑर्बिट बोली है तो n क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो ये भी हट जाएगा, तो हाफ एम बी स्क्र आर एच। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए अपना वो क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी चाहिए। अब फ्रीक्वेंसी में कैसे ला सकती हूँ, फ्रीक्वेंसी होता क्या है, म्यू सी बाय लैम्डा हो सकता है, और म्यू होगा सी बाय लैम्डा। तो मैं इसको कैसे रीअरेंज करूं कि मुझे फ्रीक्वेंसी वाली टर्म यहाँ पे मिल जाए, ठीक है। तो क्या करना चाहिए मुझे देखना एक बार, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर आर एच म्यू हो जाएगा, बी है ना ये, हाँ, फंस गया क्वेश्चन, फंस गया। फ्रीक्वेंसी तो आ गई। 2 है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट कर दोगे, आर एच की वैल्यू पुट कर दोगे, और कुछ गड़बड़ हुई है, लैम्डा तो है ही नहीं हमारे पास, हम उसको सी बाय फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं, किसको बताओ, हम लैम्डा को। अरे लैम्डा है तो नहीं ना, हमें पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू तो पता चल जाएगी उससे, और सी की वैल्यू हमें पता है। लैम्डा यहाँ पे सी बाय फ्रीक्वेंसी लिख दूं, यस मैम। कुछ तो गड़बड़ की है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, निकालना इसको एक बार सोल्व करके, मैं एक बार नोटबुक निकालना, कुछ आ रहा है या आंसर आंसर बन रहा है क्या, मैम मुझसे निकाल लेंगे ना, टाइम पीरियड से तो आ जाएगा। 2πr/v से, यस मैम। ठीक है, आर तुम निकाल लोगे, और ये भी, मैम ये तो पता ही होता है, 2.18 इंटू 10⁻6 नॉर्मली। अच्छा, और टाइम पीरियड, वो तो मैम आप कैलकुलेट कर लेंगे। हाँ तो टाइम पे, अच्छा तो उसका रिवर्स कर दोगे, यस मैम। निकालना कितना आ रहा है, निकालना इस वाले फॉर्मूले से, मैं इसको देखती हूँ एक बार क्या गड़बड़ हुई है, एक बार टाइम पीरियड वाले से निकाल लो,
मैम वहाँ पे एनर्जी की जगह शायद से एच इंटू फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। कहाँ पे? मैम एनर्जी की जगह जहाँ पे आपने हाफ mv² लिखा है वहाँ पे एच इंटू फ्रीक्वेंसी होगा शायद से। नहीं, निकल तो इससे भी सकता है, मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा। बाकी हाँ, यहाँ पे तुम अगर एच न्यू भी कर देते हो तो भी आ जाएगा आंसर। हाँ, ये तो आ रहा है 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल, और एच आपको दिया ही हुआ है। ठीक है, देखना कितना आ रहा है सोल्व करने पे। रुको मैं देख लेती हूँ कैलकुलेटर से। ये आ रहा है 0.330 इंटू 10⁻⁻18 प्लस 30। ये आ जाएगा अपना 10⁻16 आ रहा है ना। ठीक है, हाँ इससे भी आ रहा है। अपने को 13 चाहिए ना। यस मैम। ये आ रहा है 330 हर्ट्ज। 330 इंटू 10⁻13 हर्ट्ज। आंसर इसका एक बार मुझे देखना पड़ेगा, बट हाँ इससे निकल सकता है, तो निकल ही गया। इसको लिखने की भी क्यों ही जरूरत पड़ी, हाफ mv² डायरेक्ट ही आ गया है इससे। टाइम पीरियड से कितना आ रहा है, एक बार मैं इसका आंसर भी चेक कर लेती हूँ कितना दिया हुआ है। फिर तो कुछ था बचा ही नहीं था क्वेश्चन में। हम्म, नहीं, गलत आ रहा है ना आंसर। अब डी ब्रोई वेवलेंथ में एच न्यू नहीं लिख सकते इसको, गड़बड़ आ रही है कुछ। इसका आंसर है 661। देखना पड़ेगा यार मेरे को। कोई नहीं, एच न्यू नहीं लिख पाओगे क्योंकि डी ब्रोई वेवलेंथ इज डिफरेंट, और जो तुम एच सी बाय लैम्डा लिखते हो दैट इज डिफरेंट। ठीक है, तो एक बार मैं देखूंगी। 661 है बाकी इसका फाइनल आंसर। इसको मैं सोल्व करूंगी। टाइम पीरियड से आ रहा है क्या? नहीं आ रहा होगा मेरे ख्याल से तो। खैर कोई नहीं, इसको मैं सोल्व करूंगी एक बार क्लास के बाद। एक ये क्वेश्चन, 2 3 4 5, 5 क्वेश्चन और रह गए, ये हम कल करेंगे। ठीक है, पीरियोडिक टेबल के साथ इसको खत्म कर देंगे। ठीक है, और वो वाला एक बार कल दोबारा ले लूंगी क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट वो इम्पोर्टेंट होता है सवाल। तो कल वी विल कंप्लीट पीरियोडिक टेबल, और ये जो 5-6 क्वेश्चन पड़े हैं उसको हम